वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ऑलरेडी मैंने कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हैं, तो ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर ये रहेगा आपका लेक्चर नंबर 5। तो यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ पढ़ाऊंगा। हम धीरे धीरे यहाँ पे नेशनल इनकम अकाउंटिंग की तरफ जाएंगे, तो अच्छे से इसको पढ़ लेंगे जितने भी इसमें कंसेप्ट हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 5 है। तो जो भी यहाँ पे लिखा होगा, तो जितने भी यहाँ पे वीडियोस मैंने डाले हैं उनमें लास्ट पे ये मैंने लिखा है, पहले ही इनफैक्ट मैंने लिखा है। तो ये आपका यहाँ पे सिंबल है यूनिट फर्स्ट और लेक्चर नंबर 5। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। तो हम यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड। धीरे धीरे हम यहाँ पे नेशनल इनकम इनकम अकाउंटिंग की तरफ जाएंगे। तो ये बिल्कुल यहाँ पे एक ब्रॉड कंसेप्ट है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो इससे पहले आपको कुछ कंसेप्ट का पता होना चाहिए, जो अभी हम क्लियर कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ पढ़ाऊंगा, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। जितने सारे कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स के, धीरे धीरे हम पहले यहाँ पे बेसिक पे जाएंगे, इसके बाद हम एडवांस पे जाएंगे, फिर हम यहाँ पे जो सुपर एडवांस है तो उसकी तरफ जाएंगे। तो ये यहाँ पे फिलहाल के लिए जितने भी बोर्ड एग्जाम है या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर बेशतर ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग जीडीपी, तो लास्ट पे हमें पता नहीं होता है जीडीपी क्या क्या होता है। तो लिहाजा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये एक गलती करते हैं, डायरेक्टली वो बिल्कुल नेशनल इनकम अकाउंटिंग पे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक्स टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो कुछ रिलेटेड इसमें टॉपिक्स हैं, तो पहले उनको क्लियर करना होगा, तब जाके आपको यहाँ पे नेशनल इनकम अकाउंटिंग आपको समझ में आएगा। तो पहले हमने कुछ लेक्चर्स अपलोड किए, तो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो उसमें मैं यहाँ पे प्ले लिस्ट है, बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स है, तो आप उनको देख लीजिए पहले। फिर ये यहाँ पे कंजप्शन का ऑलरेडी हमने पढ़ा है। अब हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा इन्वेस्टमेंट क्या होता है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट जो होता है, तो सिंपल अगर इन कॉमन लैंग्वेज में बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो ये जो अगर आपका यहाँ पे स्टॉक स्टॉक आप कैपिटल अगर आपका इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, फिर यहाँ पे स्टॉक ऑफ कैपिटल अगर आपका इन्वेस्ट हो गया, तो दैट मीन्स ये यहाँ पे सिंबल है। जब आपका यहाँ पे स्टॉक ऑफ कैपिटल चेंज हो जाएगा, तो दैट मीन्स आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, हम अक्सर बेशतर ये भी कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट ये होता है कैपिटल फॉर्मेशन। जब आगे आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, तो वहां पे आपको कैपिटल फॉर्मेशन का कंसेप्ट आएगा। तो आपको कुछ नहीं, ये तो जो कैपिटल फॉर्मेशन है सिंपली ये भी इन्वेस्टमेंट ही है। कैपिटल फॉर्मेशन हम लिहाजा इनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ये आपको याद रखना होगा। तो इन्वेस्टमेंट एक कैपिटल फॉर्मेशन होती है, और ये प्रोसेस की आपका जो कैपिटल है ये इंक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट से ही। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास फैक्ट्री होगी, उसके पास एक मशीन है, ऑलरेडी एक मशीन है उसके लिए, तो अब उसने दूसरी मशीन यहाँ पे परचेज किया है, तो दैट मीन्स उसने इन्वेस्टमेंट किया है। तो क्योंकि इसका कैपिटल स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि इसने इन्वेस्टमेंट किया। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, फिर कैपिटल ऑफ स्टॉक जब आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो दैट मीन्स आपने इन्वेस्टमेंट किया या कैपिटल फॉर्मेशन हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक इकोनॉमी के लिए इन्वेस्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपने इस इन्वेस्टमेंट को समझा होगा। तो अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स है, अक्सर बेशतर बहुत सारे वो इकोनॉमिक स्टूडेंट्स होते हैं, तो लास्ट पे उनको कंफ्यूजन होता है, ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो ये कुछ कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट में। ये इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स है, दो कंपोनेंट्स है। एक तो यहाँ पे पहला फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, और आपका दूसरा यहाँ पे इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है। दो टाइप की इन्वेस्टमेंट है। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एक मिसकंसेप्ट होता है। अगर उनको ये बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो बिल्कुल ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बताएंगे आपको, मींस इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, दैट मींस इंक्रीज इन मशीनरी। वो यही बताएंगे इन्वेस्टमेंट मशीनरी इंक्रीज जब होगी, दैट मींस इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। मगर ये जो यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ये बिल्कुल इसको स्किप करते हैं, या उनके जहन में ही नहीं होता है। लिहाजा ये दो कंपोनेंट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट, अगर दोनों में से कुछ भी हो जाएगा तो दैट मींस इन्वेस्टमेंट हो गया। तो अब पहले हमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी। तो इसका मतलब ये होगा, जब आपका यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स, जो फिक्स्ड एसेट्स होंगे आपके, जब ये आपको इंक्रीज हो जाएंगे इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल में अगर आपके इंक्रीज हो गए फिक्स्ड एसेट्स। जो फिक्स्ड एसेट्स क्या हो सकता है, आपका प्लांट हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, आपका इस तरह करके फर्नीचर हो सकता है। तो ये आपका सारा यहाँ पे फिक्स्ड है। अगर ये इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स आपका यहाँ पे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स इन द सेंस, जो आप मैंने पहले भी बताया, मशीनरी होती है, फर्नीचर हो सकता है, तो ये आपका फिक्स्ड एसेट में होता है। तो
जो भी यहाँ पे प्रोड्यूसर जो होगा अगर वो एक्सपेंडिचर कर लेगा फिक्स्ड एसेट्स या कैपिटल गुड्स में। कैपिटल गुड्स पहले भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, लाइक आपका मशीनरी है, मशीनरी या आपका प्लांट हो सकता है, ये आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में होता है। जब भी कोई यहाँ पे प्रोड्यूसर कोई नया मशीन परचेज कर लेगा तो डेफिनेटली वो आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे 2022 है, तो बिगिनिंग में किसी प्रोड्यूसर के पास यहाँ पे 5 मशीन हैं। तो अब एट द एंड ऑफ दिस ईयर यानी 2021, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होगी, तो इसमें 7 मशीन्स हैं। तो पहले इसके 5 मशीन्स थे, तो एट द एंड ऑफ द ईयर यहाँ पे 7 मशीन्स थे। तो दैट मीन्स यहाँ पे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपका 2 मशीन से इंक्रीज हो गया, तो ये आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। तो लिहाजा ये जो यहाँ पे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, ये तो इसमें जो फार्मूला है दैट इज योर, एक तो यहाँ पे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल टू जो भी आपका यहाँ पे फिक्स्ड एसेट जो है आपके एट द एंड ऑफ द ईयर, लाइक जो हमने पहले बताया एट द एंड ऑफ द ईयर आपके 7 यहाँ पे मशीन्स हैं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके 5 थी, तो दैट मीन्स 5 - 2 इज योर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये आपको ऐसे समझना होगा। तो अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है, इस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की सिग्निफिकेंस हम यहाँ पे देखेंगे। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की सिग्निफिकेंस एक तो ये है कि जब भी आपका यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स का यहाँ पे या प्लांट और मशीनरी का यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, तो एक प्रोड्यूसर का जब यहाँ पे मशीन इंक्रीज होगी, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट जब इंक्रीज हो जाएगा, स्केल ऑफ प्रोडक्शन उसकी इंक्रीज होगी। तो दैट मीन्स अब ये क्या हो गया, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो इस तरह करके यहाँ पे जब इसकी मशीनरी इंक्रीज होगी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जब इसका इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स अगर इसका यहाँ पे मशीन नंबर ऑफ मशीन इंक्रीज हो गए, तो इसकी वजह से इसका आउटपुट इंक्रीज होगा। पहले अगर एक मशीन से वो बिल्कुल 10 प्रोडक्ट पर डे प्रोड्यूस करता था, अब ये 2 मशीन से 20 कर लेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आउटपुट बढ़ गया आपका। अब कितना बन गया यहाँ पे 30 पर डे। सेम इज द केस कि एक मशीन में अगर 10 लेबर काम करते थे, अब यहाँ पे 2 मशीन में 20 कर लेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी। तो इसका यही सिग्निफिकेंस, एक तो आपका आउटपुट इंक्रीज होगा। आउटपुट क्या होगा यहाँ पे, जो भी आपकी प्रोडक्शन होगी, अगर कोई यहाँ पे मशीन फॉर एग्जांपल शूज प्रोड्यूस करती है, तो इसका आउटपुट हो गया शूज। अगर कोई यहाँ पे मशीन होगी, ये यहाँ पे ट्रैक्टर्स प्रोड्यूस करती है, तो इसका आउटपुट क्या हो गया, ट्रैक्टर्स। तो इस तरह करके ये आउटपुट, एक तो इसकी सिग्निफिकेंस अब ये है, एक तो आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह करके एक कंट्री में यहाँ पे डेवलपमेंट आ सकती है अगर उसके पास यहाँ पे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। तो ये एक साइन होती है, जब भी आपका यहाँ पे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, तो आपके पास एक तो एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एक साइन होती है। जैसा हर एक कंट्री चाहती है कि इसका जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है ये इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज होना चाहिए, ताकि ये जो कंट्री है ये डेवलपमेंट की ओर बढ़ जाएगी। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री, क्योंकि यही से आपका एक तो आउटपुट इंक्रीज होगा, जिसको हम बोलते हैं जीडीपी इंक्रीज होगा, दूसरा आपका एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। इस तरह करके एक कंट्री में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। तो लिहाजा इस तरह करके गवर्नमेंट भी कुछ इंसेंटिव देता है, किसी भी मशीनरी परचेज करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट देता है, ये सॉरी सब्सिडी देता है, या इंसेंटिव बहुत सारे बहुत तरह के बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स है। तो लिहाजा गवर्नमेंट हर एक तरीके से इंसेंटिव देता है, ताकि ये जो फिक्स्ड वाला कंपोनेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी। इससे एक तो कंट्री में जीडीपी इंक्रीज होगा, दूसरा एम्प्लॉयमेंट। तो स्केल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म मैंने यूज की, स्केल ऑफ प्रोडक्शन। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अभी से आपका एक मशीनरी है, तो स्मॉल स्केल है ये। अगर आपके पास 10 आ गए, तो दैट मीन्स आपके पास अब लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन है। तो स्केल इंक्रीज होती है जब आपकी मशीनरी इंक्रीज होगी, डेफिनेटली आपका यहाँ पे स्केल भी इंक्रीज होगी। तो अब दूसरा जो कंपोनेंट है इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी जो भी अगर कोई किसी को भी आप कह सकते कहोगी कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो बिल्कुल आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बताएगा। ये जो इन्वेंटरी वाला कंपोनेंट है बिल्कुल ये स्किप कर लेगा। तो मगर ये भी इंपॉर्टेंट है, एक इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल हम एक केस लेंगे कि एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे एक प्रोड्यूसर है, तो उसके बाद क्या हो सकता है, एक तो इसके पास स्टॉक हो सकता है। स्टॉक अगर कोई भी यहाँ पे प्रोड्यूसर है, उसके पास एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम फिनिश्ड गुड्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक फैक्ट्री है, फर्म फर्स्ट एक लेंगे हम। फर्म फर्स्ट क्या कर रही है, ये कुछ बाइक्स प्रोड्यूस कर रही है, बाइक्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बाइक। तो बाइक प्रोड्यूस करती है, तो इस तरह करके ये प्रोड्यूस कर लेगी। उसके पास स्टॉक भी रहेगा, अनसोल्ड स्टॉक, जो उसको एज ए मतलब यूज कर लेगी। जब मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी, तो ये अनसोल्ड रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, ये इसके पास एक
एक तरह का रिजर्व होता है अनसोल्ड गुड्स। तो यहाँ पे इस केस में बाइक्स है अनसोल्ड। इस तरह करके उसके पास सेमी फिनिश्ड गुड्स होंगे। फॉर एग्जांपल कुछ बाइक्स होंगी जिनका अभी फाइनल टच नहीं दिया होगा, दैट मीन्स वो अभी इंटरमीडिएट स्टेज में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनमें अभी कुछ टायर का मसला होगा या हैंडल का मसला होगा, तो उनको हम सेमी फिनिश्ड गुड्स कहते हैं। तो गुड्स विच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जिनको अभी कुछ और करना होगा तो उनको हम सेमी फिनिश्ड। फर्म के पास इस तरह करके फिनिश्ड गुड्स भी हो सकती हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी हो सकती है। और तीसरा यहाँ पे रॉ मटेरियल। फर्म अक्सर बेशतर ये करती है कि रॉ मटेरियल बल्क में परचेज करती है, ताकि जब एक फर्म बल्क में रॉ मटेरियल परचेज करेगी तो उसको कुछ डिस्काउंट मिलता है या उसको उससे फायदा होता है। लिहाजा यहाँ पे जो मैंने बाइक वाली एग्जांपल ली, बाइक फर्म वाली एग्जांपल ली है, तो एक फर्म जो बाइक वाली होगी तो ये स्टील इसके पास होगा, कुछ टायर यहाँ पे रबर हो सकता है, तो ये कुछ उसके पास रिजर्व होगा। तो ये भी यहाँ पे ये सारा कुछ इन्वेंटरी में आता है। जितना भी यहाँ पे फर्म के पास होगा, मशीन तो ऑलरेडी हमने काउंट की है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। अब एक फर्म के पास कुछ अनसोल्ड गुड्स होंगे, जो उसकी अगर ये बाइक वाली फर्म होगी उसके पास बाइक होगी, कुछ बाइक्स होंगी अनसोल्ड। या अगर ये फॉर एग्जांपल शूज वाली होंगे, शूज फैक्ट्री होगी, तो शूज वाली कंपनी के पास शूज होंगे अनसोल्ड शू गुड्स। या उसके पास सेमी फिनिश्ड गुड्स भी हो सकती है, जो मैंने पहले ही बताया ये कम अभी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में ही होते हैं, उनमें कुछ अभी चेंजेस करने होंगे तब जाके ये फाइनल गुड्स बन जाएंगे। तो उसके पास ये भी हो सकते हैं। और रॉ मटेरियल, तो ये मैंने पहले भी बताया, एक फर्म के पास रॉ मटेरियल होता है, क्योंकि बल्क में परचेज करती है, उसके पास रॉ मटेरियल का एक भंडार होता है। तो लिहाजा ये जो सारा इन्वेस्टमेंट, तीनों के तीनों इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पे इन्वेंट्री में आते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री स्टॉक, इसको हम इन्वेंट्री स्टॉक कहते हैं। तो ये जो स्टॉक होता है, ये अक्सर बेशर क्या होता है, यूजुअली फर्म का ये मानना होता है कि मार्केट में डिमांड आएगी, हम फिलहाल बनाएंगे, तो बिल्कुल फर्म एक बनाती है, या अगर शूज बनाएगी तो शूज कंटिन्यू बनाएगी, तो ये इसका इन्वेंट्री बन गया। मगर ओवर टाइम क्या होता है, कभी कभार ये इंटेंशनली ये अनसोल्ड गुड्स रहते हैं। इंटेंशनली इन द सेंस कि फर्म डिलिबरेटली ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, उसको पता है मार्केट में डिमांड कंटिन्यू होती है, तो लिहाजा ये अनसोल्ड रहेंगे फिलहाल कुछ टाइम के लिए। मगर इकोनॉमिक सिचुएशन अगर फॉर एग्जांपल डिमांड कम होगी, तो ये फिर यहाँ पे ये जो यहाँ पे अनसोल्ड गुड्स होंगे ये डिजायर्ड नहीं होंगे, क्योंकि फर्म ने ये डेलिबरेटली अनसोल्ड नहीं रखे हैं, बल्कि यहाँ पे मार्केट कंडीशंस कुछ थी, तो जिसकी वजह से ये अनसोल्ड रहा। फॉर एग्जांपल जैसा कि आपका डिप्रेशन मैंने बोला था, डिप्रेशन अगर होगा तो यहाँ पे डिमांड कम होगी, लोगों के पास पैसा कम होगा, लिहाजा ये अनसोल्ड जो गुड रहेगा ये डिजायर्ड नहीं होगा। तो बिल्कुल ये मार्केट पे डिपेंड कर लेगा कि आपकी जो इन्वेंट्री होगी यहाँ पे अनसोल्ड गुड्स ये ज्यादा होंगी या कम होंगी, ये डिपेंड्स अपॉन मार्केट डिमांड। इसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये आपको याद रखना है। तीन तरह के यहाँ पे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अगर आपको अब कैलकुलेट करना होगा, तो इसका ये मानना है कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेंट्री जितनी भी आपको ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो आपको जब आप नेशनल अकाउंटिंग न्यूमेरिकल करोगे तो उसमें ये आपको जरूरत लगेगा, लिहाजा इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, और माइनस क्या है, लेस करना है इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। फॉर एग्जांपल 2024 की बात की जाए, तो एक फर्म है यहाँ पे, फर्म ए है यहाँ पे, फर्म ए के पास यहाँ पे स्टॉक जो है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं यहाँ पे जनवरी, फॉर एग्जांपल लेंगे हम जनवरी 2024, इसके पास स्टॉक जो है दैट इज 5000 का स्टॉक है इसके पास। अब जनवरी 2025 में इसके पास स्टॉक है 6000 का, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो इसका इंक्रीजिंग स्टॉक हो गया दैट इज 6000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 1000। 1000 का यहाँ पे स्टॉक इंक्रीज हो गया। ये इस तरह करके आपको कैलकुलेट करना होगा। अब इसकी भी सिग्निफिकेंस है, जो आपका यहाँ पे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस है, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो हम जनरली यहाँ पे जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है, जो फिनिश्ड गुड्स होती है, अनसोल्ड गुड्स, तो यहाँ पे मार्केट में कुछ अनसर्टनिटीज होते हैं। तो जो यहाँ पे इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे एसेंशियल होता है, क्योंकि मार्केट कभी कभार एक फर्म का मानना है कि अगर हम बल्क में यहाँ पे रॉ मटेरियल यहाँ पे परचेज कर लेंगे, हमें कुछ यहाँ पे डिस्काउंट फायदा मिल जाएगा, क्योंकि बल्क में जब यहाँ पे कोई भी परचेज कर लेगा तो उसको कुछ यहाँ पे सस्ते में मिलता है, लिहाजा इसके पास इस तरह करके यहाँ पे रॉ मटेरियल होगा। तो इस तरह करके फर्म कभी कभार ये भी सोचती है कि यहाँ पे हमें कंटिन्यू सप्लाई की जरूरत है। यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई बाइक वाली कंपनी होगी, उसके पास स्टील का रॉ मटेरियल होगा या रबर का रॉ मटेरियल होगा,
सो टू मेक द प्रोडक्शन स्मूथ, यहाँ पे वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल एक्यूमुलेट करते हैं, अपने पास ज्यादा रॉ मटेरियल रखते हैं ताकि यहाँ पे प्रोडक्शन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो ये इनका मानना है। तो इन्वेंट्री आपको अगर फिनिश्ड गुड्स हो सकते हैं, तो ये किस लिए रखते हैं फिनिश्ड गुड्स एक फर्म, यहाँ पे मार्केट में कभी कभार इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा होगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हर एक फर्म यहाँ पे है, तो हर एक दिन ये 15 साइकिल यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। तो इसका मानना है कि यहाँ पे 15 साइकिल इज नॉर्मल प्रोसीजर उनका। तो अब यहाँ पे अगर इनके पास डिमांड 10 ही होगी, तो 5 ये रखते हैं एज अनसोल्ड है। उनको पता है कभी कभार मार्केट में ज्यादा डिमांड होगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो हमारा नेसेसरी वाला आइटम है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे कार, एक फर्म कार बनाती है, कार मेकिंग कंपनी है यहाँ पे। तो इनके पास कुछ अनसोल्ड स्टॉक होता है, ये एक्यूमुलेट करते हैं कुछ इन्वेंटरीज अनसोल्ड कार। तो क्यों करते हैं, उनको पता है कभी कभार अगर कार यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कार मेकिंग कंपनी है, पेट्रोल प्राइसेस कम हो गए, तो इसका जो यहाँ पे डिमांड, कार की डिमांड ज्यादा होगी। तो लिहाजा इनके पास अगर यहाँ पे इन्वेंटरीज होगी, तब जाके ये यहाँ पे मार्केट पे बेच सकते हैं। अदरवाइज इनको कार बनाने में टाइम लगेगा, तो तब तक डिमांड में भी कोई अदर कंपनी जो होगी, तो वो इस डिमांड को फुलफिल कर लेगी। तो इनके पास कुछ यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। लिहाजा इसलिए हर एक फर्म यहाँ पे अनसोल्ड जो भी उनकी इन्वेंटरीज होती है रखते हैं, क्योंकि मार्केट का पता नहीं होता है। मगर कभी कभार जब ये डिमांड डिक्रीज होती है, मार्केट डिमांड, तो ये जो कार्स होते हैं ये उनको अननेसेसरी, हम इनको कह सकते हैं अननेसेसरी एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटरी। तो तब जाके इनके पास कुछ यहाँ पे एक तो प्राइस कम करना पड़ता है ताकि ये जो इन्वेंटरी है ये इनको सोल्ड हो जाएगी, या मार्केट में ये बेच सकते हैं इनको। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना होगा। तो ये यहाँ पे मैंने भी रखा है कि ऑल टाइम देयर में बी अनडिजायर्ड, जिनको हम बोलते हैं अनडिजायर्ड इन्वेंटरी स्टॉक। डिजायर्ड हो गया कि जो अक्सर बेशतर फर्म्स यूजुअली रखते हैं। अगर अनडिजायर्ड हो गया, तो अनडिजायर्ड फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह यहाँ से एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा। एक फर्म है यहाँ पे ए, अब ये अगर कार बना रही है, तो हर एक दिन ये दो कार्स बना रही है, दो कार्स। तो लिहाजा इनको यहाँ पे एक्यूमुलेट, एक तो इनको 10 कार्स ऑलरेडी यहाँ पे एक्यूमुलेट ऑलरेडी है स्टॉक में। तो अब दो कार यहाँ पे दो कार ऐड होते हैं, बन गए ये 12। तो 12 में क्या करते हैं, दो कार्स हर एक दिन यहाँ पे सोल्ड होते हैं। 10 यहाँ पे ऑलरेडी इनका क्या रहेगा, यहाँ पे अनसोल्ड गुड्स या इन्वेंट्री रहेगी। अब यहाँ पे मार्केट डिमांड डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे एक ही कार ये बेचते हैं। ये यहाँ पे जो ऑलरेडी 10 था ये डिजायर्ड था, ये फर्म ने खुद ही सोच के रखा है 10 हमें रिजर्व रखना होगा। अब यहाँ पे डिमांड कम होगी, एक ही कार, पहले तो ये 2 बेचते थे, अब यहाँ पे एक ही बेचते हैं ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर एक दिन यहाँ पे 11 बन जाएगा, 11 कार्स अनसोल्ड रहेंगे। फिर नेक्स्ट डे 12, फिर नेक्स्ट डे 13, इस तरह करके ये जो कार्स यहाँ पे इंक्रीज होते हैं अनसोल्ड कार्स, तो ये तो डिजायर्ड नहीं है, अनडिजायर्ड है यहाँ पे। ये आपको याद रखना होगा, डिजायर्ड और अनडिजायर्ड एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक, सॉरी एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटरीज, ये अनडिजायर्ड है। तो बाकी ये यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे भी लिया, तो आपको मैंने ये पूरा समझाया। तो आई होप आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम इन्वेस्टमेंट के बारे में फिर से डिस्कस कर लेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन वगैरह। उसके बाद हम नेशनल अकाउंटिंग पे जाएंगे।